बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नवीन राजवंश की अध्ययन करेंगे जिसका नाम है खिलजी वंश। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था गुलाम वंश में हम बलबन को पढ़ा था और बलबन में पढ़ा था कि बलबन ने किस तरह शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया, किस तरह से उसने राजत्व सिद्धांत देके राजत्व की मजबूती प्रदान की। बलबन की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि बलबन का जो उत्तराधिकारी है वो केकुसरो बनता है। केकुसरो के बाद उसका कन्या भाई क्यूमर्स को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाया जाता है, परंतु ये दोनों ही बहुत कमज़ोर शासक थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर क्यूमर्स को मार के दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है और एक नवीन वंश की स्थापना करता है जिसको कहते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई है भाई, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। 1290 खिलजी वंश की स्थापना कब होती है? 1290। थोड़ा सही नहीं लिखा गया। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। और इसकी स्थापना जो की है वो किसके द्वारा की गई है? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और यह जो वंश चलता है खिलजी वंश वो चलता है 1320 तक। ध्यान रखना भाई, 1320। तो 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत पे जिस वंश ने शासन किया उसको हम कहते हैं खिलजी वंश। क्या कहते हैं? खिलजी वंश। अब ये प्रश्न आता है कि भाई एकदम गुलाम वंश के बाद एकदम से खिलजी वंश कहाँ से आ गया और ये खिलजी कौन थे? सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि खिलजी कौन थे, तो हम इसमें पहले इसका अध्ययन करते हैं कि खिलजी कौन थे। एक मोटे तौर पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ खिलजियों के बारे में कि खिलजी तुर्की ही थे। जो तुर्क जाति थी ना भाई, उसी तुर्की जाति की एक शाखा थी खिलजी। हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद है, जैसे कि इतिहासकार निज़ामुद्दीन अहमद है और इतिहासकार बर्नी है। निज़ामुद्दीन अहमद है और बर्नी है, वो इनको तुर्कों से अलग मानते हैं, परंतु जो फ़खरुद्दीन जी है, इतिहासकार फ़खरुद्दीन है, वो तुर्कों की 64 जातियों में से ही इसको एक मानते हैं और कहते हैं कि यह एक निश्चित एक अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र है हेलमंद नदी के किनारे, जो क्षेत्र को खिलजी क्षेत्र कहते हैं या खल्ज क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ पे रहने के कारण इनका नाम क्या हो गया? खिलजी हो गया। इनके नाम के आगे खिलजी लगने लग गया। तो सीधा सा जो इसका निष्कर्ष यह है कि जो खिलजी है वो तुर्कों की ही एक जाति थी, तुर्क वंश की ही एक जाति थी। तो ये एक साधारण सैनिक के रूप में यह इनके वो जो वंशज है खिलजियों के जो पूर्वज है वो भारत आते हैं जब गुलाम वंश की स्थापना भारत में होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में होती है और इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, एक सैनिक के रूप में ही आते हैं और धीरे धीरे इनमें से जलालुद्दीन खिलजी है वो पदोन्नति प्राप्त करता है और अंत में दिल्ली सल्तनत का सम्राट बन जाता है। जब गुलाम वंश का जो अंतिम सुल्तान था क्यूमर्स, मैंने बताया था ना, बलबन के जो पुत्र थे उनमें महमूद सबसे योग्य था, परंतु महमूद की मृत्यु हो जाती है। बाद में एक पुत्र होता है बुकरा खां, तो वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने से डर जाता है क्योंकि उसको वहाँ का जो षड्यंत्र है, राजनीति है, तो वो नहीं चाहता कि इसमें फंसें और वो एक बंगाल का राज्य लेके दिल्ली सल्तनत से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जो बुकरा खां के पुत्र केकुसरो, फिर उनको सम्राट बनाया जाता है। केकुसरो की मृत्यु के बाद क्यूमर्स को बनाया जाता है, क्यूमर्स को भी लकवा मार जाता है, छोटा सा बच्चा रहता है ये। तो कुल मिला के ये नाम मात्र का शासक होता है और इसी का फ़ायदा उठा के जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठ जाता है। दिल्ली सल्तनत पे जो नवीन वंश की स्थापना होती है उसको इतिहास में खिलजी क्रांति कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति, क्योंकि एक वंश को समाप्त करके एक नवीन वंश की स्थापना होती है। पहली चीज़ तो ये कि इसको क्रांति क्यों कहते हैं? क्रांति का मतलब होता है कि बदलाव। तो क्या बदलाव हुआ? एक तो पहला तो वंश का बदलाव हो गया, ये तो साधारण चीज़ है कि एक वंश के बाद दूसरा वंश आता, परंतु क्रांति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रांति का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया है यहाँ पे क्योंकि इससे दिल्ली सल्तनत की राजनीति
सामरिक नीति, राजनीतिक नीति, धार्मिक नीति, इन सभी नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पहला जो राजनीति में जो परिवर्तन हुआ, वो राजनीति में परिवर्तन क्या हुआ कि नस्लवाद को समाप्त कर दिया। अभी तक जो दिल्ली सल्तनत में यह था कि दिल्ली की गद्दी पे केवल उच्च वर्ग के व्यक्ति या तुर्की नस्ल का व्यक्ति ही कोई दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकता है जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो। परंतु खिलजी वंश की स्थापना के बाद यह धारणा टूट गई और अब है जो साधारण वर्ग का कोई भी व्यक्ति जिसके पास सैनिक शक्ति है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो जातिवाद में कमी आई, जातिवाद या नस्लवाद में कमी आई गई। इसलिए इस जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना में दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश की स्थापना है उसको खिलजी क्रांति का नाम दिया गया है। खिलजी मुख्यतः सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति थे। सर्वहारा वर्ग मतलब साधारण, जनसाधारण। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या हुआ? जनसाधारण वर्ग के व्यक्ति थे। दूसरा जो देखे, पहला चेंज आ गया कि पहली बार साधारण वर्ग के व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पे बैठता, इसलिए इसको क्रांति कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें इस समय दिल्ली जो है, पहले दिल्ली सल्तनत पे के कोई भी राजनीतिक निर्णय होते हैं उस पर धर्म का प्रभाव था, परंतु खिलजियों के शासन स्थापित होने के बाद, खिलजी वंश की स्थापना होने के बाद धर्म और उलेमा वर्ग का जो प्रभाव था उसको समाप्त कर दिया गया। अब उनका राजनीति में हस्तक्षेप कम कर दिया गया। अब बिना धर्म की सहायता के, कि धर्म का काम अलग है और राजनीति का काम अलग है, बिना धर्म की सहायता से राजनीतिक निर्णय लिए जाने लगे। तीसरा कि एक पहले अभिजात वर्ग के या उच्च वर्ग के व्यक्ति ही दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। पहली बार दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे साधारण व्यक्ति बैठा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसलिए जो है कि खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा दी गई है। खिलजी वंश की जो शासन किया खिलजियों ने, वो 1290 से लेकर 1320 तक राज किया। सबसे पहले जो सुल्तान हुए थे वो जलालुद्दीन खिलजी हुए, और सबसे जो योग्य सुल्तान हुए वो हुए अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना भाई जलालुद्दीन खिलजी ने। अब कब से बात ये कर रहे हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 6 वर्ष तक शासन किया। शासन करते जब ये गद्दी पे बैठा था ना भाई, तो इसकी उम्र 70 साल की थी, मतलब बुजुर्ग आदमी था। और अंतिम समय में यह सुल्तान बना। उन्होंने अपना जीवन एक साधारण सैनिक के रूप में शुरू किया और अपनी योग्यता के बल पे वो सर ए जहांदार या शाही अंगरक्षक, सर ए जहांदार के पद पे पहुंचा। शाही अंगरक्षक का मतलब इस सुल्तान का जो अंगरक्षक का जो सेना थी उसका प्रमुख बना। तो ये पद जो है बहुत विश्वसनीय व्यक्ति को दिया जाता था। तो ये सुल्तान का बहुत विश्वसनीय व्यक्ति और उच्च पद प्राप्त किया इसने। दूसरा महत्वपूर्ण बाद में क्या हुआ कि केकुबाद ने इसे आरिज ए ममालिक का पद दिया और शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की। तो शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान के साथ सिंहासन पर बिठाया गया। उसने दिल्ली के बजाय किलाखोरी को अपना राज्याभिषेक कराया, क्योंकि दिल्ली में आने से ये डर रहा था। जैसे इसने ना भाई कि उमर्स की हत्या की ना, हत्या करने के बाद ये दिल्ली में प्रवेश करने से डर लग रहा था कि जो तुर्की सरदार है वो या तुर्की जनता है वो उसको स्वीकार नहीं करेगी। और मैंने बताया था कि बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत दिया था और राजत्व की जो गरिमा को बढ़ाया था, उससे जलालुद्दीन खिलजी को बहुत डर लगता था। और कभी भी जलालुद्दीन खिलजी कभी भी बलबन के महल में जाके उस सिंहासन पर नहीं बैठा सुल्तान बनने के बाद। तो इतना ज़्यादा डर था, इसलिए इसने दिल्ली के बाहर एक किला खोरी में अपनी एक राजधानी बनाई और बाद में 1 वर्ष के बाद में जाके वो दिल्ली में प्रवेश उसने किया। जलालुद्दीन की जो 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनता है और इसका जो शासन किया इसने बहुत शांतिपूर्वक शासन किया, ज़्यादा इन्होंने आक्रामक नीति नहीं अपनाई। और दूसरा इसकी नीति का जो मूल सिद्धांत था वो ये था कि दूसरे जो तुर्की सरदार थे, तुर्की अमीर थे, उनको खुश रखने का प्रयास ये करता था। जलालुद्दीन खिलजी के जो सिक्के चलाए गए थे वो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर।
कि जलालुद्दीन ने किस तरह के सिक्के चलाए, ये दिख रहे हैं आपको। जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। अपने पुत्र को खान खाना, अरकली खां, कदर खां की उपाधि प्रदान की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने अल्प शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। इन उपलब्धियों में क्या है कि अगस्त 1290 में पहले कड़ा मानकपुर का जो सूबेदार था मलिक छज्जू, इसने विद्रोह कर दिया भाई। जलालुद्दीन के समय मलिक छज्जू नामक व्यक्ति था जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। मैंने बताया था प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको सूबेदार भी कह सकते हैं, इक़्तिदार भी कहते थे, इक़्तिदार या सूबेदार। तो इक़्तिदार जो था उसने विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र करके सुल्तान मुगीसुद्दीन, किसकी उपाधि धारण कर ली इसने, सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि इसने धारण कर ली। तो इसको ऊपर आक्रमण किया गया, सुल्तान मुगीसुद्दीन के ऊपर आक्रमण किया गया और इसको पराजित कर दिया गया। और इसको पराजित करने के बाद अपना जो एक भतीजा था इसका अलाउद्दीन खिलजी, उसको उसने कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार या इक़्तिदार बना दिया। इसके बाद महत्वपूर्ण उपलब्धि है 1291 में रणथंभौर का अभियान किया। हालांकि अभियान इतना सफल नहीं रहा, असफल रहा। वो रणथंभौर जीतने में असफल रहा। बाद में जो अलाउद्दीन सुल्तान बनता है तो वो रणथंभौर पे अंतिम रूप से विजय प्राप्त करता है। 1292 में मंडोर और जान के किलों को जीतने में जलालुद्दीन को सफलता मिली। दिल्ली के निकट क्षेत्रों में ठगों का दमन किया और 1292 में ही मंगोलों का जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण हुआ तो उसको उसने असफल किया। ठगों का दमन कर दिया। 1292 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमणकारी कौन था, हलाकू। जो मंगोल आक्रमणकारी था उसका पुत्र था अब्दुल्ला। उसने 1.5 लाख सिपाहियों के साथ, 1.5 लाख की सेना के साथ दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया, परंतु अलाउद्दीन ने मंगोलों को परास्त कर दिया। जो इसका भतीजा था ना भाई अलाउद्दीन अली गुरसस, इसका मूल नाम था, उसने उनको पराजित कर दिया और संधि करने के लिए मजबूर किया। मंगोल वापस जाने को तैयार हो गए, परंतु चंगेज खां के नाती थे उलगू। तो इस उलगू के द्वारा यहीं रहने का निश्चय किया गया कि हम दिल्ली में ही रहेंगे। क्या कहा उसने कि हम दिल्ली में रहेंगे। और उनके साथ 400 और लोग रुक गए और उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। और ये जो लोग हैं उलुग खां और उसके साथ जो लोग थे वो उन लोगों ने क्या किया कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उन्हें क्या कहते हैं, नवीन मुसलमान। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है भाई, नवीन मुसलमान कौन थे, तो आपको पता ध्यान रखना। जब मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला ने आक्रमण किया तो उस समय उनको पराजित कर दिया गया। तो उलुग खां और उनके जो समर्थन में 400 जो व्यक्ति थे जो दिल्ली में रहने का निश्चय किया, जिन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, उनको नवीन मुसलमान कहा जाता है। तो यह इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि। बाद में इसकी हत्या इसके भतीजे के द्वारा कर दी जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। होता क्या है कि जब जलालुद्दीन सुल्तान था तो अलाउद्दीन कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था और सूबेदार रहते हुए उसने क्या किया, दक्षिण के ऊपर आक्रमण किया और देवगिरी को जीत के बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तो जो जलालुद्दीन खिलजी, और उस धन को उसने दिल्ली नहीं भेजा। तो जो दूसरे सरदार थे, अमीर थे, उन्होंने जलालुद्दीन को भड़काया कि तुम्हारा जो भतीजा है उसने बहुत सारा धन लेके आया, परंतु वो आपको बस थोड़ा सा धन भेज के आपको संतुष्ट कर दिया। तो और उसने जो आक्रमण किया वो आपकी बिना परमिशन के किया, तो उसको कुछ सज़ा देनी चाहिए या उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उससे पत्र व्यवहार किया, उसे पता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो उसने माफ़ी मांग ली तो और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं दिल्ली नहीं आ सकता, आप मेरे से मिलने कड़ा मानिकपुर आ जाइए। तो जलालुद्दीन खिलजी क्योंकि एक बेचारा अलाउद्दीन से बहुत प्रेम भी करता था, अलाउद्दीन का बहुत विश्वास भी करता था, तो अलाउद्दीन के निमंत्रण पे वो कड़ा मानिकपुर चला जाता है। और कड़ा मानिकपुर जाने के बाद में क्या होता है कि 1296 में इसी समय कड़ा मानिकपुर में उसने अलाउद्दीन ने क्या करता, 22 अक्टूबर 1296
22 अक्टूबर 1296 को जलालुद्दीन की हत्या कर देता और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में वर्णिने का एक कथन पर प्रसिद्ध कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक पर वर्णि का कथन है कि शहीद सुल्तान फिरोज के कटे हुए मस्तक से अभी भी रक्त टपक रहा था और अलाउद्दीन ने क्या किया कि वो उसका जो है मुकुट स्वयं धारण कर लिया, राज्याभिषेक उसने करवा लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आज हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करते हैं। 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है।